साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलगोभी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के उपाय। पशु आहार में अजोला का प्रयोग और इसके लाभ। हमारे प्रदेश के अनेक किसान फूलगोभी की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले कार्यों में लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से फसल की सही बढ़वार नहीं होती और उत्पादन में कमी हो जाती है। तो फूलगोभी के अधिक उत्पादन के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं सीएट भोपाल के संचालक केपी अहिरवार। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम खेतीबाड़ी के संबंध में चर्चा करेंगे आपसे। विशेषकर आज का जो हमारा विषय है फूल गोभी की तैयारी और कैसे हम अधिक उपज ले सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से कृषि कार्यमाला फूल गोभी की आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप सभी जानते हो कि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जो 12 महीने आजकल बाज़ार में बिकती है और किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और ये हर जगह मिलती है और हर प्रकार की मिट्टी में यह फसल उगाई जा सकती है। कि सिंचाई की मात्रा हम सने सने दें, खेत में केवल नमी रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्यारी में जो है ना पानी भरा रहे। निथार की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रिप से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंचाई अगर ड्रिप से ऐसी सब्जी वर्गीय पौधों में, चाहे पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो, ऐसी फसलों में की जाती है तो हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। अगर सिंचाई हम प्रॉपर 15 दिन के अंतराल से करते रहें या जब हमारे खेत में देखें कि तापक्रम किस टाइप का है और उसके अनुसार हम लोग सिंचाई पर ध्यान दें। विशेषकर सिंचाई का देने का समय जो होता है, सवेरे के समय हमें सिंचाई करना चाहिए या शाम के समय जो है ना सिंचाई हम लोगों को करना चाहिए। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों के प्रकोप से तो बचाना होता ही है, साथ ही साथ फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसीलिए आप इन कार्यों पर विशेष रूप से जरूर ध्यान दें। सबसे पहला जो है ना पौधरोपण करने के पश्चात जो है ना हम लोगों को सब पानी हम जैसी फसल में देते हैं या टॉप ड्रेसिंग में यूरिया खाद देते हैं तो हम लोगों ने ये पाया है कि उसके साथ में खरपतवार निश्चित रूप से पनपते हैं और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम लोगों को बहुत सावधानी बरतना पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम सीधे खरपतवार नियंत्रण का उपयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले हम हाथ से खरपतवार निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद खुरपा या डोरा चला करके हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, जिससे मिट्टी भी पलट जाती है और हमारी जो खाद की मात्रा हमने दी है वो भी पौधों को बराबर मात्रा में मिलती है। उर्वरक की मात्रा जो है ना हम लोग अगर टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करना है तो थोड़ा सावधानी हम लोगों को बरतना पड़ती है कि खेत में नमी होना आवश्यक है। जब नमी रहे तभी हम यूरिया की मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूरिया जहाँ पौधे की जड़ों को मिलेगा और पौधे अच्छा पनपेंगे और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। सिंचाई के साथ साथ फर्टिगेशन का जो काम, आजकल लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गए, लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गए और दानेदार फर्टिलाइज़र है, इन सभी का घोल बना करके हम ड्रिप के माध्यम से जो है पौधे को फर्टिलाइज़र की संतुलित मात्रा दे सकते हैं,
जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और फूल अच्छा बनता है और हमको प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। फूल गोभी की फसल में काला गलन नामक रोग भी काफी नुकसानदायक होता है। रोग का प्रारंभिक लक्षण वी आकार में पीलापन लिए होता है। रोग का लक्षण पत्ती के किसी किनारे या केंद्रीय भाग से शुरू हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इससे बचाव के लिए रोपाई के समय पौध को स्ट्रेप्टोमाइसिन या प्लैंटोमाइसिन के घोल से उपचारित कर ही खेत में लगाना चाहिए और खड़ी फसल में रोग नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जब फसल अच्छी होती है तो आप लोगों को सबको मालूम है कि अगर पौधा बहुत सुंदर हो, फसल अच्छी हो तो कीड़ी बीमारी का आकर्षण होना स्वाभाविक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि अभी जो फसलें लगी हुई उसमें माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए हम सब जानते हैं कि अगर नीम तेल का 5% घोल बना करके हम लोग उपयोग करते हैं तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हमारा हो जाता है। अगर लगातार हम हर 15 दिन में गौमूत्र और नीम तेल का स्प्रे करते रहें फसल के ऊपर तो हमारा इसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट है फसल या गोभी के पत्तों के ऊपर नहीं होता है और फसल अच्छी होती है और माहू नियंत्रण में आ जाता है। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है और उसका फ्लावर बढ़िया अच्छा होने लगता है तो हम लोगों ने देखा है कि इल्ली जो 3 प्रकार की, एक तो हरी इल्ली होती है, तम्बाकू की इल्ली होती है और चने की इल्ली, ये तीनों प्रकार की इल्लियाँ जो है ना पनप जाती हैं और पौधे के अंदर घुसती हैं और पौधे को अंदर से खाने का काम, पत्तों को खाने का काम शुरू कर देती है। इन इल्लियों के नियंत्रण के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय खेत में प्रकाश प्रपंच भी जला सकते हैं और इल्लियों की शुरुआती अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होता है तो इनके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इनका उपयोग हम तब करें जब बहुत ज़्यादा जो है इल्लियों का प्रकोप देखने को मिले। साधारण स्थिति में हम लोग जैविक नियंत्रण, क्योंकि खाने वाली सब्जी वाली फसल है इसलिए केमिकल का उपयोग बहुत कम, कीटनाशक जो खतरनाक कीटनाशक हैं इनका उपयोग कम ही करें तो हमारे लिए भी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीट नियंत्रण जितने भी बताए गए हैं उनका उपयोग करें और उनका पालन करें और फसल की अच्छी पैदावार लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, दुर्गा मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। एक्शन में पंजाब की सीएम भगवंत मान, 3 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट होगी पेश, पीएम सुरक्षा में चूक का मामला। केंद्रीय मंत्री ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज भी भारत में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं।
तो चलिए अजोला उत्पादन की तकनीक और पशु आहार में उपयोगिता की जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है, अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है, इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक फर्न है जो कि थोड़े से पानी में ही उगाई जाती है। यदि कहीं पर पानी हाफ फीट भी रहती है, जमा रहती है, वहाँ पर आप अजोला का उत्पादन कर सकते हैं और सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन या कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है कि रबी में होगी, खरीफ में होगी, ये सालों भर होती है। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशु के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। इसमें खूबी क्या है, ये पशुओं के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो सूखा भाग, यदि सूखा भाग की बात करते हैं तो सूखा भाग में लगभग 20 से 25% प्रोटीन होती है, जो कि आपके दाने की प्रोटीन से भी अधिक होती है। और ये दलहन वर्ग के जो हरे चारे पाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छाँव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं, जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। ऐसे 1 से 2 किलो भी यदि मिल जा रही है गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, लेकिन खिलाने के पहले ध्यान देनी है कि इसमें आप गोबर डालें हैं या मिट्टी डाल रहे हैं तो हो सकता है गोबर का गंध इसमें रहे। तो पीठ से निकालने के बाद इसको क्या करना, सबसे पहले पानी से
से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है। और पशु के साथ साथ मतलब दुधारू पशु के साथ साथ इसे मुर्गी को भी खिलाई जा सकती है, बकरी को भी खिलाई जा सकती है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल भी बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है, लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, दुर्गा मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। एक्शन में पंजाब की सीएम भगवंत मान, 3 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट होगी पेश, पीएम सुरक्षा में चूक का मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी, पुलिस ने नागपुर में आवास की बढ़ाई सुरक्षा, आरोपी ने की 10 करोड़ की मांग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आज तक खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जीवामृत का फसलों में प्रयोग करना वरदान साबित हो रहा है। तो आप जीवामृत कैसे बनाएं और इसका उपयोग फसल में किस तरह से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती का एक मुख्य कंपोनेंट या मुख्य अवयव जीवामृत है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जो फसल के उत्पादन, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं और ज़मीन को भुरभुरा, उसमें वायु का संचार करने के लिए आवश्यक है, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक है वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसानों के लिए जीवामृत बनाना काफी आसान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बहुत कम संसाधनों में बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। जीवामृत को बनाने के लिए अलग अलग जो कंपोनेंट है या उसके जो मुख्य अवयव हैं, उसमें है गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और लगभग 500 ग्राम बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी। सर्वप्रथम गोबर और गौमूत्र को एक ड्रम में है घोल लीजिए। उस ड्रम में पानी डाल के लगभग 50 लीटर पानी डाल के दोनों जो अवयव है इनको अच्छे तरीके से घोल लीजिए। इसके साथ साथ 2 किलो जो गुड़ है उसको एक अन्य बाल्टी में 5 लीटर पानी में घोल लीजिए। साथ ही जो बेसन है उसको भी 5 लीटर पानी में है वो घोल लीजिए। इन सभी जो आपने अवयव घोले हैं, जैसे कि गोबर और गौमूत्र एक साथ अपने ड्रम में है, साथ में जो 5 लीटर अपना जो बेसन तैयार हुआ है उसको उस 200 लीटर वाले ड्रम में डाल दीजिए। ऐसे ही जो गुड़ है जिसको आपने घोला है वो ड्रम में डाल दीजिए और अंत में जो मिट्टी है वो उसके अंदर डाल दीजिए। और जो अंत में है उसका आयतन लगभग 180 लीटर पानी मिक्स करके 200 लीटर कर लीजिए और उसको घड़ी की दिशा में है वो घुमाइए। जीवामृत तैयार होने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा।
जीवामृत बनाने के लिए आपको मिट्टी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक रहती है। जीवामृत पर सीधी सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए। जीवामृत उपयोग के कई फायदे हैं। फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है। बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों में सुधार होता है। किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग सिंचाई जल के साथ और फसलों पर छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है, अथवा इसे अच्छी तरह से छानकर टपक या छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत का प्रयोग है किसान भाई लगभग 21 दिन तक कर सकते हैं। 21 दिन के पश्चात उसकी गुणवत्ता में है वो कमी आने लग जाती है। किसान भाई सिंचाई के साथ जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। वो ड्रिप इरिगेशन में भी छान के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर धोरों में पानी के साथ भी सिंचाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीवामृत है उसका स्प्रे भी किया जा सकता है छान के, और जो स्प्रे करने वाली टंकियाँ हैं उनके माध्यम से उसका घोल बना के वो किसान भाई है वो स्प्रे कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मऊ, जिला नरसिंहपुर के कृषक कुंदन ठाकुर ने। ये नींबू के बाग में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुंदन ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का, जिसमें आप पत्तियों पर भी देखिएगा, फल पर भी देखिएगा, टहनियों पर भी देखिएगा कि उग्र अवस्था में टहनियों पर भी पस्चुल्स जो हैं ऑरेंज कलर के जो कॉर्की इरप्शंस होते हैं, पहले जो बाद में लाल हो जाते हैं और बाद में देखिएगा डीप ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, ये आपको दिखते हैं। और इससे है कि जब फल पे आ जाते हैं तो फल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है और बाज़ार भाव इसका कम मिलता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जेंथोमोनस सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। जब ये बीमारी आपको उग्र अवस्था में दिखे तो एक इसके इसी दवा के साथ एक एंटीबायोटिक आता है, प्लांटोमाइसिन करके नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। ये 6 ग्राम का पाउडर पाउच मिलता है। तो ये 6 ग्राम का पाउडर जो है, अगर आपके अधिक पौधे हैं नींबू वर्गीय और इसमें आपके साइट्रस कैंकर को इन्होंने आक्रांत कर रखा है, तो आप करिए कि 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में 180 ग्राम आप ब्लू कॉपर 50 या ब्लाइटॉक्स 50 ये दोनों दवा को मिला दीजिए। वो आप मिला दीजिए, मिला करके घोल बना करके 2 बार छिड़काव कीजिए। पहले बार जो छिड़काव करते हैं उसके 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करिए तो आपके फसल इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। गमोसिस यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी
मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। डायबेक रोग। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई, गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोग ग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।